नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इंडो जीएस क्लासेस में। मेरा नाम है सचिन और आज हम करंट अफेयर्स की क्लास करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं अपनी डेट। तो आज दिनांक है 19 जुलाई 2024। तो हम 19 जुलाई तक की जितनी भी घटनाएं हुई हैं, मतलब इससे बीते दिन, उनके बारे में जानेंगे। अगर आप यूपीएससी, पीसीएस, आरओ, आरपीएफ, यूपी पुलिस कांस्टेबल, एसएससी, इन सभी परीक्षाओं की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये क्लास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। पहली खबर है नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ठीक है, नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2024। तो बताएं आपको, तो ये हर साल 18 जुलाई को मनाया जाता है। 2009 में इसको संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित किया गया था कि हम प्रतिवर्ष 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला दिवस मनाएंगे। 2024 के लिए इस दिवस की थीम क्या है? तो थीम देखिए, गरीबी और असमानता से लड़ना अभी हमारे हाथ में है। इट्स स्टिल इन आवर हैंड्स टू कॉम्बैट पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी। तो हमने देख लिया नेल्सन मंडेला दिवस, जो कि 18 जुलाई को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। मंडेला दिवस का एक अनूठा पहलू ये है, अब देखिए हम नेल्सन मंडेला के बारे में अभी हम जान लेंगे। तो इसमें क्या होता है कि इस दिवस में कि लोगों से 67 मिनट सामुदायिक सेवा करने एवं धार्मिक गतिविधियों के लिए खुद को समर्पित करने के लिए आह्वान किया जाता है। कितने मिनट के लिए? 67 मिनट के लिए। अब यहाँ पर 67 मिनट के लिए क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो अवधि है, ये जो ड्यूरेशन है 67 मिनट, ठीक है, तो ये मंडेला द्वारा सामाजिक न्याय के लिए लड़े गए 67 वर्षों का प्रतीक है। मतलब जो नेल्सन मंडेला थे अफ्रीका में, बेसिकली उनका जन्म दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। तो इन्होंने अफ्रीका में जो रंग भेद किया जाता था काले लोगों के प्रति, उसके प्रति इन्होंने बहुत सारा संघर्ष किया था। ठीक है, तो नेल्सन मंडेला दिवस जो है उन्हीं की याद में मनाया जाता है, जिसमें उन्होंने उनके जीवन में 27 वर्ष जेल में बिताए हैं। एक बार एग्ज़ाम में प्रश्न आया भी था कि नेल्सन मंडेला ने वहाँ के राष्ट्रपति बनने से पूर्व कितने वर्ष जेल में बिताए थे। तो वो हैं आपके 27 ईयर इन्होंने अपने राष्ट्रपति बनने से पूर्व जेल में बिताए थे। अफ्रीका में रंग भेद के खिलाफ इन्होंने संघर्ष किया, साथ ही अश्वेत लोगों के लिए लड़ाई लड़ी थी। 1994 से 1999 तक ये दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति रहते हैं और दक्षिण अफ्रीका के ये पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे। मतलब इससे पहले वहाँ पर काले लोगों के खिलाफ, जिनका रंग थोड़ा सांवला होता था, तो उनके खिलाफ क्या है, भेदभाव किया जाता था। उनसे नस्ल भेद एवं रंग भेद की नीति अपनाई जाती थी। ये हैं आपके नेल्सन मंडेला जी। इनका पूरा नाम है रोलिह लाहला मंडेला। इनकी जो आत्मकथा है, आत्मकथा उसका नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? नेल्सन मंडेला की। इनसे संबंधित कुछ पुस्तकें हैं, जैसे कि कन्वर्सेशन विद माई सेल्फ, डेयर नॉट लिंगर। ठीक है, 1990 में इंडिया ने इनको अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया है। इनकी एक प्रसिद्ध कोटेशन है, कथन है, एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वीपन। एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वीपन विच यू कैन यूज़ टू चेंज द वर्ल्ड। ठीक है, एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वीपन विच कैन यू यूज़ टू चेंज द वर्ल्ड। तो हमने नेल्सन मंडेला के बारे में समझ लिया। साथ ही नेल्सन मंडेला दिवस जो मनाया जाता है आपका 18 जुलाई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है 2009 से। अगली खबर है श्रीलंका से। तो श्रीलंका में क्या हुआ है, यहाँ पर वार्षिक रूप से मनाया जाने वाला एक उत्सव है काटारागामा एसाला। ठीक है, काटारागामा एसाला महोत्सव है जो कि श्रीलंका में मनाया जाता है। इसे काटारागामा पेराहेरा के नाम से भी जाना जाता है। श्रीलंका के काटारागामा शहर में, मतलब श्रीलंका में एक शहर पड़ता है काटारागामा शहर, वहाँ पर प्रतिवर्ष ये उत्सव है, इसका आयोजन किया जाता है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम है जो कि जुलाई या अगस्त के महीने में होता है और कई हफ्तों तक ये चलता है। अब हम बात करें श्रीलंका की, तो श्रीलंका और इंडिया, ठीक है, इंडिया के बीच में क्या है, ये गल्फ ऑफ मन्नार। ठीक है, इधर पाक स्ट्रेट, पाक जल संधि, तो पाक जल संधि, ठीक है, इसके माध्यम से ये श्रीलंका इंडिया से जुड़ता है। ठीक है, यहाँ आपका होगा पाक जल संधि, ये मन्नार स्ट्रेट है। ठीक है, ये पाक जल संधि से इंडिया से ही श्रीलंका जुड़ता है, यहाँ पर आपका मन्नार होगा। अब श्रीलंका के बारे में कुछ और जान लेते हैं।
तो देखिए, श्रीलंका से संबंधित अन्य तथ्य, इसकी राजधानी है श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे। श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे ये इसकी विधायी राजधानी है, साथ ही कोलंबो कार्यकारी एवं न्यायिक राजधानी है। तो श्रीलंका की दो राजधानियां हैं, एक विधायी है और एक कार्यकारी और न्यायिक। श्रीलंका से संबंधित एक प्रश्न आया था एसएससी सीएचएसएल में, एसएससी सीएचएसएल, इसके सेकंड ईयर में ये क्वेश्चन आया था 2019 में। इसमें पूछा गया था कि श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी है। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। सबसे लंबी नदी श्रीलंका की पूछी गई थी इसमें, तो वो है आपकी महावेली। ठीक है, महावेली। महावेली जो है श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है, जो कि हेटर पठार से निकलती है। ठीक है, कहाँ से निकलती है? हेटर पठार से। हेटर पठार आपका श्रीलंका में ही पड़ता है, वहाँ से निकलती है ये हेटर पठार। बात करें हम फरवरी 1948 में, फरवरी 1948 में जो आपका श्रीलंका है वो ब्रिटेन से आज़ाद होता है। इसका प्राचीन नाम सीलोन था। क्या था प्राचीन नाम? सीलोन। श्रीलंका का प्राचीन नाम अगर प्रश्न पूछा जाए तो वो है आपका सीलोन। 1983 से लेकर सन 2009 तक, 1983 से लेकर सन 2009 तक श्रीलंका में सिविल वॉर की स्थिति देखी गई थी, गृह युद्ध की स्थिति देखी गई थी। बहुत लंबे समय तक ये गृह युद्ध चला था। इस किस किस के बीच में होता? एक तो श्रीलंका की जो गवर्नमेंट थी, ठीक है। दूसरी तरफ थे आपके लिट्टे, LTTE, ठीक है। लिट्टे एक समूह था, इसके बीच में यहाँ पर क्या होता है? गृह युद्ध चलता है श्रीलंका में 1983 से लेकर 2009 तक। इसके वर्तमान राष्ट्रपति कौन है यहाँ पर? तो वर्तमान राष्ट्रपति आपके श्रीलंका के हैं रानिल विक्रमसिंघे, रानिल विक्रमसिंघे, ओके, सिंघे। तो आपसे एक प्रश्न है कि अशोक सम्राट ने किसे अपना दूत बनाकर श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए? आपको वो कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। तब तक हम दूसरी खबर देखते हैं। दूसरी है महाराष्ट्र से। तो यहाँ पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने लड़कियों के लिए माझी लड़की बहन योजना की घोषणा की थी, और उसके बाद अब उन्होंने राज्य में लड़कों के लिए भी लाडला भाई योजना की घोषणा कर दी है। तो माझी लड़की बहन योजना और लाडला भाई योजना, ये दोनों महाराष्ट्र से संबंधित हैं। इस योजना के तहत 12वीं पास करने वाले प्रत्येक छात्र को हर महीने 6,000 रुपये मिलेंगे। साथ ही जिन्होंने डिप्लोमा कर लिया है ऐसे छात्रों को हर महीने 8,000 रुपये दिए जाएंगे। ग्रेजुएशन करने वाले जो छात्र होंगे उनको प्रति महीने 10,000 रुपये। इसके अलावा युवाओं के लिए 1 साल के लिए फैक्ट्री में अप्रेंटिस करने का मौका दिया जाएगा। मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना के तहत 21 से 60 वर्ष की आयु वर्ग की जो पात्र महिलाएं हैं उनको 1,500 रुपये मासिक भत्ता मिलेगा। तो महाराष्ट्र में शुरू की गई है लाडला भाई योजना। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। अगली खबर है ADB ने एशियन डेवलपमेंट बैंक जिसे कहते हैं, भारत में रूफटॉप सौर प्रणाली के लिए $240.5 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है। मतलब इंडिया को रूफटॉप सौर प्रणाली के लिए ADB द्वारा 240.5 मिलियन के लोन को मंजूरी दी है। तो ये जो लोन मिलेगा वो स्वीकृत वित्त पोषण भारतीय स्टेट बैंक SBI और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड को आवंटित किया जाएगा। और ये संस्थान क्या करेंगे? पूरे भारत में छत पर सौर ऊर्जा प्रणाली लगाने के लिए डेवलपर्स और अंतिम उपयोगकर्ताओं को ऋण प्रदान करेंगे। ठीक है, तो हमने ये ADB से देख लिया खबर कि $240.5 मिलियन इंडिया को ऋण दिया गया है। अब जान लेते हैं ADB के बारे में कुछ और। तो देखिए ADB इसका पूरा नाम है एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसकी स्थापना कब होती है? तो इसकी स्थापना होती है 19 दिसंबर 1946 को, 19 दिसंबर 1966। ठीक है, 19 दिसंबर 1966 को। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय है
मनीला। कहाँ पर है? मनीला में इसका मुख्यालय है। और कहाँ पड़ता है ये मनीला? तो ये पड़ता है आपका फिलीपींस के अंतर्गत। कहाँ पड़ता है? फिलीपींस के अंतर्गत पड़ता है आपका एडीबी का मुख्यालय। इसमें टोटल 68 सदस्य देश हैं, 68 कैंडिडेट हैं, जिसमें से आपके 49 सदस्य जो हैं एशिया प्रशांत क्षेत्र से आते हैं। कहाँ से आते हैं? एशिया प्रशांत क्षेत्र से। इसमें सर्वाधिक जो योगदान है, सर्वाधिक योगदान है, योगदान, ठीक है, सर्वाधिक योगदान है जो वो आपका जापान से रहता है, ठीक है। और ज़्यादातर जो इसके अध्यक्ष रहते हैं वो जापान देश से ही बनाए जाते हैं। इसका कार्य क्या है? सदस्य देशों को, जितने भी इसके सदस्य देश हैं, उनको सामाजिक एवं आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सहयोग करना है। तो हमने एडीबी को समझ लिया। अब समझते हैं अगली खबर को। तो अगली खबर है आईएनएस दिल्ली। आईएनएस दिल्ली को 2024 में पूर्वी बेड़े का सर्वश्रेष्ठ जहाज का पुरस्कार मिला है। तो यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ जहाज का पुरस्कार मिला है, तो कैसे मिला है? तो देखिए, आईएनएस दिल्ली जो कि 14 जुलाई 2024 को विशाखापट्टनम में एक समारोह आयोजित किया गया, फ्लीट अवार्ड्स समारोह। फ्लीट अवार्ड्स समारोह में आईएनएस दिल्ली को उसके असाधारण प्रदर्शन के लिए पूर्वी बेड़े के सर्वश्रेष्ठ जहाज का पुरस्कार प्रदान किया गया है। अब ये फ्लीट अवार्ड समारोह क्या है? तो ये कार्यक्रम हर साल अलग अलग श्रेणियों में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अलग अलग जहाज़ों को सम्मानित करने के लिए आयोजित किया जाता है। मतलब इसका आयोजन प्रत्येक वर्ष होता है, और जो जहाज़ हैं हमारी भारतीय सेना में, नौसेना में, इन सभी में उनको सम्मानित किया जाता है अलग अलग श्रेणियों में। तो यहाँ पर जो है 14 जुलाई 2024 को विशाखापट्टनम में इसका आयोजन हुआ, और इसमें आपका आईएनएस दिल्ली जो है उसको यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ जहाज का पुरस्कार प्रदान किया गया है। 15 नवंबर 1997 को इसको आईएनएस दिल्ली को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था, और यह एक गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट दिया गया था। इसका जो निर्माण किया गया था मझगांव डॉक लिमिटेड, मझगांव डॉक लिमिटेड ने इसका निर्माण किया आईएनएस दिल्ली का। बात करें हम इसी समारोह में आईएनएस कवरत्ती को कॉर्वेट, ओपीवी और एलएसटी की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ जहाज के रूप में सराहा गया है। वही आईएनएस शिवालिक, आईएनएस सुमेधा और आईएनएस सुमित्रा इसको सनराइज फ्लीट में सबसे अधिक जोशपूर्ण होने और पूरे साल कई तरह के कठिन कार्यों को करने के लिए सराहा गया है। अगली खबर है आपकी महाराष्ट्र से। तो यहाँ पर जो है ठाणे से बोरीवली, ठीक है, ठाणे से बोरीवली में भारत की सबसे लंबी और सबसे बड़ी शहरी सुरंग, भारत की सबसे लंबी और सबसे बड़ी शहरी सुरंग बनाई गई है। तो 13 जुलाई 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर इस सुरंग का उद्घाटन किया है, जो कि सुरंग परियोजना ठाणे बोरीवली ट्विन टनल का उद्घाटन किया गया है। इसकी लंबाई जो टोटल है 11.8 किलोमीटर, और इसका मार्ग जो है ठाणे से बोरीवली में राष्ट्रीय राजमार्ग NH8 तक, ठीक है। इसकी अनुमानित लागत जो है 16,600 करोड़ रुपए। परिचालन लेन, इसमें जो लेन है 2 परिचालन लेन हैं, साथ ही एक आपातकालीन लेन बनाई गई है। अब हम इससे जुड़ी कुछ अन्य जानकारियां समझें। तो देखिए 16 अप्रैल 1853 को क्या हुआ था, आपको याद आ रहा होगा। 16 अप्रैल 1853, ओके, 1853, सॉरी 1853, एक मिनट, 16 अप्रैल 1853 यहाँ पर क्या हुआ था, आपको डेट याद आ रही होगा। 1853 में भारत में पहली बार रेल चलाई गई थी। कहाँ से कहाँ के बीच? बोरी बंदर, ठीक है। कई जगह आपको यहाँ मुंबई लिखा हुआ मिलेगा, तो मुंबई में भी ये जगह है बोरी बंदर, ठीक है। मुंबई में ये जगह है बोरी बंदर से कहाँ के बीच? बोरी बंदर से ठाणे के बीच में। बोरी बंदर से ठाणे के बीच में भारत में पहली रेल सेवा की शुरुआत हुई थी 1853 में, 16 अप्रैल 1853 में। बोरी बंदर जो है इसको वर्तमान में क्या कहते हैं? बोरी बंदर को वर्तमान में क्या कहते हैं आपको पता होना चाहिए। तो छत्रपति शिवाजी टर्मिनल स्टेशन, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल स्टेशन जो है उसी को पहले बोरी बंदर कहा जाता था, ठीक है। इसको छत्रपति शिवाजी जो टर्मिनस है आपका, इसको सन 2004 में यूनेस्को में शामिल किया गया था। 2004 में यूनेस्को में
शामिल किया गया था। और ये जो ट्रेन चली थी आपकी 1853 में, इसको डेक्कन क्वीन के नाम से जाना जाता है। ओके, चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। अगली खबर है गुजरात से। गुजरात में चांदीपुरा वायरस CHPV संक्रमण की पुष्टि हुई है। यहाँ पर हुआ क्या है कि 2 सप्ताह में 14 से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं। वहीं 26 संदिग्ध मामलों की अभी जांच चल रही है। चांदीपुरा वायरस की बात करें तो ये एक RNA वायरस है जो रेहैबिडोविरिडे फैमिली से संबंधित है। किससे संबंधित है? रेहैबिडोविरिडे फैमिली से संबंधित है। इसे पहली बार 1965 में भारत के चांदीपुर गांव में इसको पाया गया था, मतलब वहां इसका पहला मामला मिला था। भारत के जो चांदीपुर एरिया है, एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है किस जगह पड़ता है ये चांदीपुर, तो भारत के चांदीपुर में इसका पहला मामला सामने आया था 1965 में। तो इसी नाम पर इसका चांदीपुर वायरस नाम दिया गया। इस वायरस के फैलने का मुख्य माध्यम ये सैंड फ्लाई, जिसे बालू मक्खी कहते हैं, और एडीज इजिप्टी मच्छर, इनके द्वारा इसको फैलाया जाता है। तो चांदीपुरा वायरस जो कि है अभी गुजरात में पाया गया है। अगली खबर देखते हैं। पिछले 7 वर्षों में रेलवे सुरक्षा बल RPF, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जिसे कहते हैं, नन्हे फरिश्ते नामक अभियान में सबसे आगे रहा है। तो नन्हे फरिश्ते जो अभियान है रेलवे का, उसमें होता क्या है कि उन बच्चों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है जो घर से भाग गए हैं या अपने परिवारों द्वारा छोड़ दिए गए हैं या विकलांग हैं या अपहरण हैं, किसी कारण से रेलवे स्टेशन के आसपास भटकते रहते हैं, ठीक है, रेलवे परिसर में होते हैं। तो इन्हीं के लिए अभियान चलाया गया है कि इन्हें सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जा सके। तो ये क्या किया जाता है इसमें, RPF जो क्या करती है इसमें, RPF का काम है इन बच्चों को छुड़ाकर जिला बाल कल्याण समिति को सौंप देना है। फिर जिला बाल कल्याण समिति जो होगी इन बच्चों को उनके माता पिता को ढूंढती है और उन्हें सौंप देती है। तो ये है आपका नन्हे फरिश्ते जो अभियान है रेलवे का, उसका काम। तो इसमें हुआ क्या है कि रेलवे का जो RPF है, RPF जो है इस अभियान में सबसे आगे रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो रेलवे में ये सारे जो बच्चे होते हैं उनमें सबसे बड़ा खतरा ये होता है कि संगठित अपराध सिंडिकेट जो होते हैं, कई सारे सिंडिकेट होते हैं जो कि बच्चों से और बहुत सारे बुजुर्ग होते हैं उनसे ऐसे कार्य कराते हैं, जैसे कि अपराध हुआ, वेश्यावृत्ति हुई, भीख मांगना, ठीक है, कई सारे ड्रग्स तस्करी, इन सभी कार्यों को कराया जाता है इन संगठित अपराध सिंडिकेटों के द्वारा। तो इन चीज़ों से इनको बचाया जा सके बच्चों को, इसके लिए यहाँ पर नन्हे फरिश्ते नामक अभियान चलाया गया था। अब यहाँ पर RPF से संबंधित कुछ अन्य तथ्य जान लेते हैं। RPF से संबंधित अन्य तथ्य, ओके। तो RPF की स्थापना जो होती है 1957 में, कब होती है? 1957 में RPF की स्थापना होती है। इसकी अन्य पहलों की बात करें, जैसे कि ये नन्हे फरिश्ते आपने जो सुना है, ठीक है, अन्य पहलें जो हैं आपकी, जैसे कि है मेरी सहेली, है ना, मेरी सहेली, ये पहला एक। अगली है आपकी नन्हे फरिश्ते, आपने समझ ही लिया, नन्हे फरिश्ते, जिसे आप समझ चुके हैं कि इसके अंतर्गत क्या हुआ है, ठीक है, RPF जो है उसने बढ़िया प्रदर्शन किया है। अगला है ऑपरेशन धनुष। ऑपरेशन धनुष मैं इसलिए आपको ये बता रहा हूँ कि कहीं आप कंफ्यूज ना हो, ऑपरेशन धनुष को ये ना समझ लें किसी 2 सेनाओं के बीच में ये सैन्य अभ्यास है ना। तो ये देखिए ऑपरेशन धनुष क्या है कि रेलवे में कई सारी अवैध गतिविधियां भी होने की संभावना रहती है और कई बार होती भी हैं, तो उससे रेलवे को बचाया जा सके। तो रेलवे में अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए ऑपरेशन धनुष चलाया जाता है RPF के द्वारा। साथ ही नन्हे फरिश्ते जो छोटे बच्चे वगैरह हैं इन सभी संबंधित है। मेरी सहेली रेलवे परिसर में महिलाओं की सुरक्षा के लिए चलाया जाता है। तो हमने RPF को समझ लिया। अगली खबर है, तो उससे पहले कुछ यहाँ पर वन लाइनर्स हैं जिन्हें देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य ने पुलिस भर्ती में अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने की घोषणा की है? तो आपका वो राज्य हो जाता है हरियाणा, ठीक है, हरियाणा। पोर्ट लुइस में भारत मॉरिशस मैत्री उद्यान का उद्घाटन किसने किया है? तो आपके S जयशंकर ने इसका उद्घाटन किया है। हाल ही में किस राज्य में लड़का भाऊ योजना शुरू की गई है? तो आपने देखा ही था, महाराष्ट्र।
पॉल कगामे ने हाल ही में किस देश का राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? वो है आपके रवांडा। हमने पिछले दिन की इस करंट अफेयर में इसको समझा था। हाल ही में चर्चा में रही कीर्ति पहल किस मंत्रालय की पहल है? तो वो आपके खेल मंत्रालय की ये पहल है। विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2024 में किस भारतीय ने कांस्य पदक जीता है? तो सौर्य बाबा ने विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2024 में कांस्य पदक को हासिल किया है। विशाखापत्तनम में आयोजित फ्लीट अवार्ड्स में पूर्वी बेड़े के सर्वश्रेष्ठ जहाज का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो आपने पढ़ा ही था, INS दिल्ली। ओके, तो आपको थोड़ा बहुत रिवीजन भी हो गया होगा। अगली खबर है दीपा मलिक। दीपा मलिक, लेकिन मैं आपको उससे पहले कुछ बता दूं। यहाँ मॉरिशस से हमने अभी पढ़ा नहीं है, शायद मॉरिशस आगे आएगा। ओके, तो दीपा मलिक जो हैं, दीपा मलिक APC की साउथ एशिया प्रतिनिधि, दीपा मलिक APC की साउथ एशिया प्रतिनिधि नियुक्त की गई हैं। तो APC क्या है? एशियन पैरालंपिक कमेटी। एशियन पैरालंपिक कमेटी, तो 17 जुलाई को एशियन पैरालंपिक कमेटी की कार्यकारी बैठक होती है और इसमें भारत की जो पैरालंपिक खिलाड़ी हैं दीपा मलिक, इनको साउथ एशिया के लिए प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। दीपा मलिक भारतीय पैरालंपिक कमेटी की पूर्व अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। तो यहाँ पर दीपा मलिक जो हैं APC की साउथ एशिया प्रतिनिधि नियुक्त हुई हैं। ये खबर आपकी सामने आई है। अगली खबर है मॉरिशस से। तो मॉरिशस में पहला जन औषधि केंद्र खुला है। अब जैसे हमारे इंडिया में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र हैं, जैसे कि कई सारे हैं, वहाँ पर जेनरिक दवाइयाँ आपको सस्ते दामों पर देखने को मिलती है। वैसे ये पहला एक ऐसा जन औषधि केंद्र खोला गया है जो कि मॉरिशस में खोला, मतलब किसी विदेश में खोला गया है। तो वो है आपका मॉरिशस। 17 जुलाई को जो आपके S जयशंकर हैं, केंद्रीय जो विदेश मंत्री हैं आपके S जयशंकर ने मॉरिशस में इस जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया है और मॉरिशस पहला देश है जहां जन औषधि केंद्र खोला गया है। बात करें हम मॉरिशस की, तो ये आपका अफ्रीका का रीजन है। ठीक है, ये आपका अफ्रीका है, ये आपका मेडागास्कर पड़ गया और यहाँ पर जो है आपका ये जो रीजन है ये मॉरिशस है। ओके, ये आपका मॉरिशस है जिसकी राजधानी है पोर्ट लुइस। इसका टोटल एरिया जो है, इसका टोटल जो एरिया है आपका वो है 2040 स्क्वायर किलोमीटर। ओके, मॉरिशस में लगभग 68% वहाँ पर 68% जो वहाँ पर लोग हैं वो भारतीय मूल के हैं। दरअसल जब हमारे देश में ब्रिटिश शासन था तो वहाँ पर यहाँ से इंडिया से जो हमारा यूपी, बिहार, ठीक है, आंध्र प्रदेश, ये जो इलाके हैं यहाँ से कई सारे लोगों को वहाँ पर बंधुआ मजदूरी करवाने के लिए ले जाया गया था। ठीक है, तो ये लोग फिर वहीं बस गए। तो वहाँ पर 68% जो है इंडियन मूल के हैं। यहाँ पर अगर बात करें तो हम दीपावली, होली, जितने भी हिंदुओं के त्यौहार हैं वो भी मनाए जाते हैं। और यहाँ पर जो मेजर जो धर्म है यहाँ पर वो आपका हिंदू है, बाकी यहाँ पर ईसाई भी हैं, मुस्लिम भी हैं, ये भी यहाँ पे धर्म मौजूद हैं। इंग्लिश यहाँ की आधिकारिक भाषा है, साथ ही यहाँ पर आपकी हिंदी भी बोली जाती है, भोजपुरी भी बोली जाती है। ठीक है, तो ये था आपका मॉरिशस, जहाँ पर यूपी, बिहार, तमिल, आंध्र प्रदेश यहाँ के लोग बहुत सारे मौजूद हैं और भोजपुरी भी यहाँ पर बड़े हिस्से में बोली जाती है। तो हमने 19 जुलाई की करंट अफेयर की क्लास को समझ लिया है और अब आपसे मुलाकात होगी 20 जुलाई 2024 को सुबह 6 बजे, क्योंकि ये क्लास मैं अभी 19 जुलाई को 3:30 बजे दिन में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि 6 बजे सुबह मैंने कर नहीं पाई थी, क्योंकि किसी कारणवश से आपकी क्लासेस लगातार 3-4 दिन से हो नहीं पा रही हैं। लेकिन फिर भी मैंने जो आपकी 16, 17, 18 3 क्लासेज हैं, 16, 17, 18, इन 3 दिन की करंट अफेयर को एक क्लास में कवर करा दिया है। 19 तारीख की ये जो करंट अफेयर है वो आपने क्लास कर ही ली है। तो अब नेक्स्ट क्लास जो होगी आपकी 20 जुलाई 2024 को करंट अफेयर की सुबह 6 बजे होगी। आप सभी लोग आ जाना। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और यहाँ पर आपके लिए एक सूचना है कि जो हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे इस चैनल पर, तो हम क्या करेंगे कि ये जो PDF होती है हमारी करंट अफेयर की, जो हम क्लास के दौरान तैयार करते हैं, वो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, चाहे टेलीग्राम या फिर अन्य माध्यमों से। जिससे क्या होगा कि आपका जो करंट अफेयर पढ़ने का टाइम है वो थोड़ा कम हो जाएगा और जब भी मैं क्लास में पढ़ाऊँगा, ठीक है, उसको आपको नोट डाउन नहीं करना पड़ेगा।
उसको आपको क्या करना है, PDF डाउनलोड कर लिया। क्लास करने के बाद जब भी आपको रिवीजन करना हुआ तो PDF से वो सारे पॉइंट देख लिए, आपको दोबारा क्लास देखने की आवश्यकता नहीं होगी। तो इससे होगा क्या कि आपके समय की बचत होगी और आप अपने लक्ष्य के प्रति अधिक अग्रसर होंगे और अन्य चीज़ें उस समय में पढ़ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले दिन, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।